मोहम्मद फारसन मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना नक्शे यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमने तो आज तक ये सुना था कि सिर्फ इंडिया और चाइना की एक ही वार हुई है 1962 की, लेकिन फॉर्चुनेटली ये मेरे सामने लोग से वीडियो आ गई 1965 की वार, मैंने इंडिया गेव ब्लडी वार ऑफ 1967। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि ये भी वार इंडिया और चाइना में ये कोई हुई है। इंडिया के वार 1960 एक तो पाकिस्तान के साथ, पहले चाइना के साथ हुई फिर पाकिस्तान के साथ हुई, तो ये 67 की कौन सी वार है? मुझे तो वीडियो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव की इंडो चाइना वॉर सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलू। तो जो 62 में लड़ाई हुई थी उसकी डिटेल की सारी जानकारी वाली वीडियोस जो हैं मैंने अभी बना दी है, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पर एक लड़ाई ऐसी भी थी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें भारतीय फौज ने चीनी फौज को ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो आज तक नहीं भूले हैं। और पता है ये लड़ाई कौन सी थी? ये लड़ाई थी सन 1967 यानी 1967 की। साल 1967, वो साल जब भारत और चीन की सेनाएं फिर से आपस में टकरा गई। वो साल जिसमें 4 दिन में 400 चीनी सैनिक मारे गए। वो साल जिसमें चीन को भारत की असली ताकत का पता चला। यह लड़ाई थी साल 1967 में नाथुला और चोला की। भारत चीन के बीच सिक्किम का फ्रंट साल 1967 में जंग का मैदान बन गया। यह लड़ाई सितंबर अक्टूबर 1967 को हुई, लेकिन चीन इसका स्क्रीन प्ले 1962 से ही लिख रहा था। 1962 की लड़ाई जीतने वाले चीन को नहीं पता था कि इस बार उसकी बाजी पलटने वाली है। 1962 में भारत ना तो पॉलिटिकली और ना ही स्ट्रेटेजिकली लड़ाई के लिए तैयार था। भारत को यह यकीन ही नहीं था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाला चीन भारत की पीठ में छुरा घोंप देगा। लेकिन 62 के बाद भारत का यह भ्रम दूर हो चुका था। अब वो चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार था। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने के बाद से ही चीन ने सिक्किम बॉर्डर पर अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया था। चीन को लगा था कि पाकिस्तान से जंग लड़ रहा भारत सिक्किम में कमजोर होगा और यहां उसके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन का यही कॉन्फिडेंस उसके लिए कभी न भरने वाला घाव बन गया। 1965 से ही सिक्किम के पास भारतीय सीमा जो है वहां पर चीनी फौज ने अपना जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया था। जमीन पर कब्जे को लेकर भेड़ और याक चुराने जैसे आरोप भी वो भारत पर लगा रहा था और भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा था। इन आरोपों को लगाने के बाद वो हर बार दिल्ली को 1962 दोहराने की चेतावनी दे रहा था। समझ रहे हैं आप? तो चीन के इरादे तब और ज्यादा साफ हो गए थे जब चीन की सेना सिक्किम बॉर्डर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी। प्रबल दास गुप्ता ने अपनी किताब वाटरशेड 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना में सिक्किम बॉर्डर पर चीन की घुसपैठ के बारे में विस्तार से बताया गया है। किताब के पेज नंबर 45 में लिखा है कि 17 सितंबर 1965 को ही चीनी सेना चुंबी घाटी में टैक्टिकल फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ रही थी। भारत के लिए यह इलाका सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था। ठीक इसी जगह नाथुला, चोला, जलेपला और डोकला जैसे दर्रे थे। पहले इन दर्रों का इस्तेमाल लासा तक कारोबार के लिए आने जाने में किया जाता था। 1962 की लड़ाई के बाद इन दर्रों से आवाजाही रोक दी गई थी। चीनी सेना इन्हीं दर्रों की तरफ बढ़ रही थी। इनके जरिए वो आसानी से सिक्किम के गैंगटोक और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच सकते थे। चीन के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहुंचने का मतलब है भारत का असम समेत नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों से पूरी तरह कट ऑफ। चीन के इरादों को भांपते हुए भारत ने पहले ही अपनी माउंटेन डिवीजन को मुस्तैद किया हुआ था। 17th माउंटेन डिवीजन नाथुला के पास डिप्लॉय थी, जबकि 27th माउंटेन डिवीजन जलेपला के पास थी। पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा भारत तब चीन से उलझना नहीं चाहता था। इसी वजह से गैंगटोक में दोनों डिवीजन कमांडर की बैठक में फैसला लिया गया कि होस्टाइल सिचुएशन से बचने के लिए भारतीय सेना 9 मील तक पीछे हट जाएगी।
वीर चक्र से सम्मानित मेजर चंद्रकांत सिंह के सैल्यूट टू द इंडियन सोल्जर वेबसाइट पर 14 अगस्त 2017 को लिखे लेख में इसका जिक्र है। मेजर चंद्रकांत ने लिखा है कि साल 1965 में भारत से बुरी तरह हार रहे पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन ने सिक्किम बॉर्डर पर भारत के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 16 सितंबर 1965 को चीन ने भारत को नाथुला पास से पीछे हटने का अल्टीमेटम दे डाला। तब यह तय किया गया था कि भारतीय फौज पीछे हट जाएगी और पोस्ट खाली कर देगी। लेकिन यह प्लान नाथुला में तैनात 17th माउंटेन डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल सगत सिंह को मंजूर नहीं था। सितंबर 1965 में जब चीन की सेना आगे बढ़ी तो जेलेपला की रक्षा में तैनात 27 डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल हरचरण सिंह पीछे हट गए। लेकिन नाथुला में तैनात मेजर जनरल सगत सिंह ने इससे इनकार कर दिया। मेजर जनरल सगत सिंह का मानना था कि नाथुला से पीछे हटने पर चीनी सेना न केवल आसानी से नाथुला पर कब्जा कर लेगी, बल्कि पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत उसके कब्जे में हो जाएगा। बहुत बड़ी प्लानिंग थी और उन्हें यह भी पूरा अंदेशा था कि नाथुला पोस्ट पर चीनी कब्जे के बाद जो सिलीगुड़ी चिकन नेक है, सिलीगुड़ी का जो चिकन नेक कहते हैं हम, वो भी ड्रैगन के शिकंजे में चला जाएगा, यानी चीनी शिकंजे में चला जाएगा। और इस बात का जिक्र जो है डच लेखक, डच राइटर थे विम वैन एक्केलेन, उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। डच लेखक विम वैन एक्केलेन सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। नीदरलैंड्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में तैनाती के दौरान वो 1957 से लेकर 1974 तक दिल्ली में भी रहे। भारत चीन संबंधों पर लिखी अपनी किताब इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन के अल्टीमेटम के बाद भारतीय कमांडर्स को इस बात की अथॉरिटी थी कि वो पोस्ट खाली कर पीछे हट सकते हैं। इसके बाद जेलेपला की पोस्ट भारतीय फौज ने जैसे ही छोड़ी, पीएलए की फौज ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सगत सिंह ने नाथुला की पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने भी अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में मेजर जनरल सगत सिंह के इस फैसले के बारे में विस्तार से बताया है। सगत सिंह ने तो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, लेकिन जेलेपला से भारतीय सेना के पीछे हटते ही चीन ने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जो कि आज तक बना हुआ है। लेकिन चीनी सेना को तब झटका लगा जब वो नाथुला पहुंची। मेजर चंद्रकांत ने सैल्यूट टू द इंडियन सोल्जर में लिखा है कि भारतीय सेना के पीछे हटने की वजह से चीनी सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के जेलेपला पर कब्जा कर लिया। इससे उनका हौसला बढ़ गया। अब वो नाथुला पर कब्जे के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसे मेजर जनरल सगत सिंह और उनके कमांड की मौजूदगी का एहसास नहीं था। इसके बाद चीनी सेना नाथुला में भारतीय सीमा के बाहर जम गई। अगले 2 साल तक दोनों फौज के बीच हल्की फुल्की झड़पें होती रहीं। नाथुला में दोनों फौज करीब करीब 2 साल से आमने सामने थी। कई बार पेट्रोलिंग के दौरान दोनों फौज के सिपाहियों के बीच हाथापाई भी होती रहती थी। लेकिन अगस्त 1967 से हालात तेजी से बदलने लगे। भारतीय सीमा में घुसकर चीनियों ने बंकर बनाने की कोशिश की। तारीख थी 13 अगस्त 1967। चीनी सैनिकों का एक दस्ता भारतीय सीमा में घुस आया। उसने बंकर और ट्रेंच बनाने का काम शुरू कर दिया। सैल्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स में लिखे अपने आर्टिकल में मेजर चंद्रकांत ने बताया है कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिकों को जब इंडियन आर्मी ने चैलेंज किया तो वो भागकर अपनी सीमा में चले गए, लेकिन लाउड स्पीकर से भारत को धमकी देने लगे। 17th माउंटेन डिवीजन के कमांडर सगत सिंह ने चीनियों से ज्यादा पावरफुल लाउड स्पीकर मंगवाया और उन्हें उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। लेकिन सगत सिंह को यह लगने लगा था कि चीनी अब बार बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने बॉर्डर पर फेंसिंग करवानी शुरू कर दी। चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन वहां मौजूद जाट सैनिकों की कदकाठी देखकर सामने से भिड़ने की वो हिम्मत नहीं कर सके। चीनी फौज ने फेंसिंग कर रही भारतीय सेना की टुकड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। भारत ने इसका भी जवाब दिया। चीन को पता था कि अगर एक बार बॉर्डर पर तार बिछ गए तो भारतीय इलाकों पर कब्जा कर पाना मुश्किल हो जाएगा। यह तस्वीर देखिए, इंडियन आर्मी के 2 जवान बॉर्डर पर तार बिछा रहे थे और उनके ठीक सामने चीनी फौजी राइफल ताने खड़ा है। भारतीय फौजियों की यही दिलेरी माओ की सेना को खल रही थी। उस वक्त कैप्टन के रूप में नाथुला में तैनात शेरू थपलियाल ने आईडीआर के अपने आर्टिकल में बताया है कि 6 सितंबर को ही चीनी सेना के साथ पॉलिटिकल कमिश्नर भी बॉर्डर पर पहुंचा था। उसका नाम रेंग रांग था। उसकी टोपी पर लाल कपड़ा बंधा होता था जो उसकी पहचान थी। पूरी चीनी सेना में केवल वही थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाता था। कमिश्नर ने जब फेंसिंग रोकने की कोशिश की तो इंडियन सोल्जर ने उसे धक्का दे दिया। कमिश्नर गिर गया और उसका चश्मा टूट गया।
इसके बाद 5 दिनों तक हल्की फुल्की झड़प होती रही। डिफेंस एक्सपी वेबसाइट में 1967 की लड़ाई पर छपी 14 सितंबर 2022 की रिपोर्ट बताती है कि नाथुला पोस्ट के पास भारत चीन सीमा पर फेंसिंग का काम 20 अगस्त को शुरू हुआ था। 23 अगस्त को हथियारों से लैस चीनी सेना के 75 जवानों की टुकड़ी वहां पहुंच गई। 11 सितंबर को भी चीनी सेना के साथ कमिसार रिंग रोंग मौजूद था। कमिसार ने बॉर्डर पर पहुंचकर फेंसिंग का काम रोकने के लिए कहा। जब भारतीय फौज ने इससे इनकार किया तो चीनी फौजी मारपीट और हाथापाई करने लगे, लेकिन भारतीय जवानों ने एक बार फिर इसके जवाब में चीनियों की पिटाई कर डाली। शेरू थपलियाल ने भी अपने आर्टिकल में कुछ ऐसी ही बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि सुबह से ही 70 फील्ड्स कंपनी इंजीनियर की टीम फेंसिंग के काम में जुटी थी। सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह भी वहां मौजूद थे। कमिसार ने सीओ राय सिंह से काम बंद करने के लिए कहा, लेकिन राय सिंह ने इससे इनकार कर दिया। एक बार फिर वहां दोनों तरफ के सैनिकों में झड़प हुई और कमिसार की फिर पिटाई हो गई। आपको बता दें कि इस पॉलिटिकल कमिसार का नाम रेन रोंग था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वही रेन रोंग था 1971 में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का पहला सेक्रेटरी बनाया गया था। रेन माओ का बहुत करीबी था। चीनी वेबसाइट zhongguolaoku.com ने 24 फरवरी 2022 को एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें उन जनरल्स का जिक्र था जिन्होंने माओ के दिए टास्क को बखूबी पूरा किया था। इसमें रेन रोंग का नाम भी शामिल था। 100 साल की उम्र में साल 2017 में रेन रोंग का निधन हो गया था। वापस आते हैं 1967 के वॉर पर। इतना सब कुछ होने के बाद भारतीय फौजियों को लगा कि भाई चीनी अपने बंकर में लौट गए हैं, लेकिन ये सोच उनकी बड़ी भूल थी, क्योंकि चीनी तो कुछ और करने के मूड में थे, वो कुछ और प्लान कर रहे थे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें इंडियन आर्मी के 2 फौजी आपको नजर आ रहे होंगे, जबकि उनके ठीक सामने 3 चीनी सैनिक हैं। दोनों चीनी सैनिकों ने अपनी अपनी राइफल भारतीय फौजियों के सीने पर तान रखी है, लेकिन भारतीय फौजी निडर होकर खड़े हैं। इनमें स्टिक लेकर खड़े भारतीय फौजी थे 2 ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय सिंह। जब कमांडर ही इतना दिलेर था तो उसके साथ के फौजियों का करेज क्यों नहीं ऊंचा होगा, ये समझ रहे हैं आप। तो जब चीनी कमिसार वहां पहुंचा था तो उसने कर्नल राय सिंह से ही बात की थी। बंकर में लौटते ही चीनी सेना की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। भारतीय फौजियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीनी बिना चेतावनी के गोलाबारी शुरू कर देंगे। ज्यादातर भारतीय सेना के जवान जो थे वो ओपन एरिया में थे, यानी खुले में थे, वहां कोई कवर भी नहीं था। अचानक हुई फायरिंग में भारत के 60 जवानों की एक झटके में जान चली गई। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने 25 अगस्त 2020 को नाथुला वॉर पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में भी साफ लिखा था कि कुछ दिनों तक चली हाथापाई के बाद चीन ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे भारतीय सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2 ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। चीन के अचानक किए हमले ने भारतीय फौज में खलबली मचा दी। चीनी मशीन गन से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। ठीक आधे घंटे बाद उन्होंने आर्टिलरी का भी मुंह खोल दिया। रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपलियाल तब सेबुला में अपनी आर्टिलरी के साथ तैनात थे। शेरू ने साल 2004 में नाथुला की इस जंग पर एक आर्टिकल लिखा था, जो बाद में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज की वेबसाइट पर भी पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल की हेडिंग थी द नाथुला स्क्रिमिश व्हेन चाइनीज वर गिवन ए ब्लडी नोज। शेरू थपलियाल ने चीन की उस कायराना हरकत के बारे में लिखा है जिसमें उसने बिना किसी चेतावनी के भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। अब भारत के जवाब देने की बारी थी, लेकिन फायरिंग से काम नहीं चलता। चीन लगातार आर्टिलरी दाग रहा था। डिवीजन कमांडर पहले से ही ऐसे हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने नाथुला के पास सेबुला और कैमल्स बैक नाम की 2 चोटियों पर अपनी आर्टिलरी तैनात की हुई थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि सगत सिंह खुद आर्टिलरी फायर करने का आदेश नहीं दे सकते थे। और तो और कॉर्प्स कमांडर जे सिंह के पास भी आर्टिलरी के इस्तेमाल की इजाजत देने की पावर नहीं थी। यह आदेश सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न आर्मी कमांडर दे सकते थे। ईस्टर्न आर्मी कमांडर सैम मानेकशॉ तब दिल्ली में थे और नाथुला पोस्ट पर रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। प्रबल दास गुप्ता ने वाटरशेड 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना में नवीन गुप्ता और शेरू थपलियाल के हवाले से लिखा है कि रेडियो सिग्नल डाउन होने से पोस्ट का संपर्क पूरी तरह से कट गया। चीन की भारी फायरिंग के बीच भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य की तस्वीरें भी सामने आईं। एक तरफ चीनी फौज की भारी गोलाबारी की वजह से भारतीय सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ आर्टिलरी फायरिंग के ऑर्डर भी नहीं आ रहे थे। तब 18 राजपूत रेजिमेंट के मेजर हरभजन और 2 ग्रेनेडियर के कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर ने
चीनी बंकर तक जाकर हमले की प्लानिंग की। हालांकि ये सुसाइडल मिशन था, चीनी बंकर ऊपर की तरफ थे और इतनी फायरिंग के बीच वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन हरभजन पीछे नहीं हटे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चीनी बंकर की तरफ बढ़ते हुए हरभजन और डागर अपनी जान गंवा बैठे। अब सेबुला पर तैनात थे शेरू थपलियाल और उन्हें जो नीचे लड़ाई चल रही थी उन्हें नजर आ रही थी। उन्होंने भी अपने आर्टिकल में मेजर हरभजन और कैप्टन डागर के इस बेमिसाल शौर्य की कहानी बयां की है। मेजर हरभजन को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र और कैप्टन डागर को वीर चक्र से नवाजा गया था। नाथुला में शहीद कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर द्वार बनाकर इस वीर शहीद को श्रद्धांजलि भी दी गई है। इधर कुछ देर बाद जब सिग्नल फिर से शुरू हो गया, तब तक सगत सिंह ने खुद पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए आर्टिलरी फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। मतलब अब हमारी आर्टिलरी को इस बात का वो नहीं था कि भाई ऑर्डर आया कि नहीं आया, अब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और तभी इसी बीच क्या हुआ कि दिल्ली से भी जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी आर्टिलरी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। फिर वो हुआ जो चीनियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सेबुला पर तैनात शेरू थपलियाल और कैमल्स बैग पर मुस्तैद दूसरी आर्टिलरी दस्ता बड़ी बेसब्री से फायरिंग के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा था। चीनी बंकर उनके सामने थे। जैसे ही उन्हें फायरिंग का ऑर्डर मिला, इंडियन आर्टिलरी गरज पड़ी। एक के बाद एक कर आग के गोले चीनी बंकरों की तरफ लपके और देखते ही देखते उन्हें तबाह कर डाला। तब चीनी फौज पर आर्टिलरी फायरिंग करने वाले शेरू थपलियाल ने खुद अपने आर्टिकल में इसका जिक्र किया है। शेरू ने लिखा है कि भारतीय आर्टिलरी डोमिनेटिंग पोजीशन पर थी और उसने चीनी बंकरों को पूरी तरह से तबाह कर डाला। इसमें पीएलए के 400 सैनिक ढेर हो गए। वहीं प्रबल दास गुप्ता ने भी अपनी किताब में लिखा है कि फायरिंग की मंजूरी मिलने भर की देर थी, भारतीय आर्टिलरी ने चीनी बंकरों को तबाह करना शुरू कर दिया। हैवी मशीन गन और आर्टिलरी की फायरिंग ने चीनी सप्लाई चेन को भी ध्वस्त कर दिया। इस फायरिंग में नाथुला पोस्ट पर मौजूद 340 चीनी सैनिक मारे गए। उनके शव बंकरों और ट्रेंच में बिखरे थे। अगले 3 दिनों तक भारतीय आर्टिलरी गरजती और बरसती रही। इसकी धमक ऐसी थी कि बीजिंग तक हिल गया। इसका डर इतना था कि 14 सितंबर को बीजिंग एयर अटैक की धमकी देने लगा, लेकिन भारतीय तोपों ने आग उगलना बंद नहीं किया। जब चीनी बंकर और उनकी सेना का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया और बड़ी संख्या में पीएलए के सैनिक मारे गए, तब जाकर 15 सितंबर को भारत ने फायरिंग बंद की। उसी दिन जंग में वीरगति को प्राप्त हुए दोनों देशों के सैनिकों की डेड बॉडीज का एक्सचेंज हुआ। इस लड़ाई में भारत के 88 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 150 सैनिक घायल हुए थे। देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन कभी भी अपने मारे गए सैनिकों को सम्मान नहीं देता है। उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि दुनिया को पता ही नहीं चले कि उसके सैनिक मारे गए। कई लड़ाइयों में मारे गए चीनी सैनिकों की जानकारी आज तक नहीं मिली है। वहीं अगर दबाव बढ़ता है तो संख्या बेहद कम बता देते हैं। मतलब हकीकत में ग्राउंड पर जितने चीनी सैनिक मरते हैं उससे कहीं ज्यादा कम नंबर्स वो बताते हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको भारत के साथ हुए गलवान घाटी संघर्ष में भी मिलता है। एक तरफ भारत ने अपने वीरगति को प्राप्त हुए 20 जवानों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ सम्मान दिया, अंतिम संस्कार किया। वहीं दूसरी तरफ लंबे वक्त तक चीन ने बताया ही नहीं कि उसके कितने सैनिक मारे गए। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तो चीन ने अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। अमेरिका सहित कई दूसरे देशों की रिपोर्ट्स कहती हैं कि मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा थी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज ने ही 16 जून 2020 को इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसकी हेडिंग थी इंडिया चाइना फेस ऑफ इन फर्स्ट डेडली क्लैश इन डिकेड्स। इसमें बताया गया था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि गलवान घाटी संघर्ष में 43 चीनी सैनिक मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट द क्लेक्सॉन ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि चीन गलवान में हुए संघर्ष को लेकर झूठ बोल रहा था, मारे गए सैनिकों की असली संख्या छुपा रहा था। उसने इसकी बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की। चूंकि चीन में ट्विटर, फेसबुक, गूगल पर बैन है, तो उन्होंने चीनी सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया। ट्विटर की तरह ही चीन में वेइबो है। द क्लेक्सॉन की जांच के मुताबिक वहां कई चीनी यूजर्स ने जानकारी दी थी कि कम से कम 38 चीनी सैनिक भारत के साथ हुए संघर्ष में मारे गए हैं, जिनमें वोंग नाम का एक सैनिक भी था, जिसे बाद में चीनी सेना ने मारे गए जवानों के अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल किया था। जब मामले ने तूल पकड़ा, चीन के भीतर भी चीनी सेना और सरकार पर सवाल उठने शुरू हुए, तो मजबूरी में उसे अपने सैनिकों की मारे जाने की बात स्वीकार करनी पड़ी।
पर यहां भी वो अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया। उसने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की, यानी चीन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में यही 4 सैनिक मारे गए हैं। 1967 में भी नाथुला में चीन ने ऐसा ही किया। उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या कम कर दी और आज तक चीन में नाथुला में मारे गए चीनी सैनिक, मतलब चीन ने नाथुला में कितने सैनिक मारे गए उनकी सही संख्या नहीं बताई है। वहीं चीनी सैनिकों पर आर्टिलरी से हमला करने वाले शेरू थपलियाल के मुताबिक नाथुला में कम से कम 400 सैनिक मारे गए थे। 400 चीनी सैनिक, लेकिन नंबर्स नहीं बताए। भारतीय सेना के जांबाजों ने नाथुला में चीन से हिसाब बराबर कर लिया था और अब बारी थी चोला के वॉर की। इस तस्वीर को देखिए, कंटीली फेसिंग के ठीक पीछे 5 चीनी सैनिक, हाथों में राइफल थामे, आंखों पर दूरबीन लगाए। यह तस्वीर चोला की है। चीनी सैनिक सिर्फ निगरानी ही नहीं करते बल्कि बॉर्डर के ठीक पास आकर डराने की भी कोशिश करते थे। 15 सितंबर को नाथुला में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी एक और फेस ऑफ बाकी था। नाथुला से कुछ किलोमीटर दूर चोला में भी भारतीय और चीनी फौज आमने सामने थी। यहां कई पॉइंट्स ऐसे थे जहां दोनों फौज केवल 10-15 फीट की दूरी पर खड़ी थी। हर बॉर्डर के बीच में कुछ दूर तक नो मैंस लैंड होता है। यहां दोनों में से किसी की भी सेना एंटर नहीं कर सकती, लेकिन चीनी फौजी नो मैंस लैंड में भी घुस आए थे। इसके बाद भारत के भी जवानों ने कदम आगे बढ़ा दिए। नतीजा, पिछले कई महीने से इस पोस्ट पर भी तनाव बना हुआ था। इस बीच दोनों सेनाओं के बीच एक बोल्डर को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों सेना इस बोल्डर को अपनी सीमा में बता रही थी। इसे लेकर कई बार दोनों सेना के जवान भिड़ भी चुके थे। 30 सितंबर को 7/11 गोरखा राइफल्स की बटालियन ने पहले से तैनात जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की जगह ली थी। अगली सुबह यानी 1 अक्टूबर को गोरखा राइफल्स के नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू अपने 4-5 गोरखा सिपाहियों के साथ बॉर्डर का मुआयना कर रहे थे। जब वो उस बोल्डर के पास पहुंचे तो दूसरी तरफ से 6-7 चीनी फौजी उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। तब तक लिंबू को यह नहीं पता था कि उस बोल्डर को लेकर दोनों सेनाओं में तनातनी है। ज्ञान बहादुर लिंबू ने उसी बोल्डर पर अपना पैर रख दिया। इस पर चीनी सैनिक ने लात मारकर उन्हें हटा दिया। इसके बाद बात बिगड़ने लगी। प्रबल दास गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्ञान बहादुर लिंबू ने कई बार बोल्डर पर पैर रखे और चीनियों ने उन्हें लात मारी। इस बीच एक चीनी फौजी ने लिंबू को संगीन मार दी। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर चीनी सैनिक कांप उठे। ज्ञान बहादुर के एक सिपाही ने पलक झपकते ही खुकरी निकाली और संगीन मारने वाले चीनी फौजी की बांह काट डाली। विलियम वैन एक्ले ने अपनी किताब इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना में भी भारतीय गोरखा फौजी के इस साहस की कहानी लिखी है। इस घटना के बाद चीनी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। पीएलए की आर्मी यहां भी नाथुला जैसा ही करने की कोशिश में थी, ताकि खुले में मौजूद भारतीय सैनिकों पर अचानक फायरिंग कर ज्यादा कैजुअल्टी की जाए, लेकिन उसे यहां कामयाबी नहीं मिली। चीनी सैनिकों को वहां तुरंत करारा जवाब मिला। चीनी बंकर से हैवी मशीन गन से फायरिंग हो रही थी, जिससे इंडियन आर्मी को कवर नहीं मिल पा रहा था। सेक्शन कमांडर लांस नायक कृष्ण बहादुर ने अपने साथियों के साथ चीनी बंकर को निशाना बनाना शुरू किया। उनकी जबरदस्त फायरिंग से बंकर को नुकसान पहुंचने लगा। इसके बाद चीनी फौज जो थी उसने अपनी मशीन गन का रुख कृष्ण बहादुर की तरफ मोड़ दिया। इस हमले में कृष्ण बहादुर को कई गोलियां लगी, लेकिन वो रुके नहीं। अपनी अंतिम सांस तक वो गोली चलाते रहे। चोला की लड़ाई में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर आज भी चीनी फौज के होश उड़ जाते हैं। यह नाम था देवी प्रसाद लिंबू का। 1 अक्टूबर को जब लड़ाई छिड़ी तो दोनों फौज के बीच दूरी बहुत कम थी। गोलाबारी के बीच देवी प्रसाद लिंबू ने खुकरी निकाल ली और मां काली का जयकारा करते हुए चीनी बंकर में घुस गए। बिजली की रफ्तार से चली उनके खुकरी ने एक के बाद एक कर 5 चीनी फौजियों के सिर धड़ से अलग कर डाले। देवी प्रसाद के इस अदम्य साहस और कारनामे ने चीनी फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया। इस बीच एक चीनी सैनिक ने उन्हें गोली मार दी। देवी चीनी बंकर में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। ब्रेव हार्ट देवी प्रसाद तब से टाइगर ऑफ चोला के नाम से मशहूर हुए। यहां तक कि लड़ाई के बाद चीनी कमांडर ने भारतीय कमांडर से पूछा था कि वो कौन था जिसने खुकरी से चीनी सैनिकों की गर्दन काट दी थी। राइफलमैन देवी प्रसाद को युद्ध खत्म होने के बाद वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इधर 11 गोरखा रेजिमेंट की 7वीं बटालियन को लीड कर रहे कुलभूषण जोशी राया गैप के पास तैनात थे। चीनी फौज यहां पॉइंट 15450 और पॉइंट 15180 पर कब्जे की पुरजोर कोशिश कर रही थी। इन दोनों पॉइंट्स पर चीनी कब्जे का मतलब था चोला पर कब्जा। कुलभूषण जोशी राया गैप के एक बंकर में मौजूद थे। पीएलए ने बंकर पर हैवी मशीन गन से फायर शुरू कर दिया।
इसके साथ ही वहां चीनी स्नाइपर भी निशाना बनाए बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि बंकर पर हमले से घबराकर भारतीय सैनिक बाहर निकलेंगे और स्नाइपर उन्हें गोली मार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रबल दास गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा है कि बंकर के ध्वस्त होने के बाद कुलभूषण जोशी ने मोर्टार से चीनी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच बंकर से निकले एक भारतीय फौजी को चीनी स्नाइपर ने गोली मार दी। कुलभूषण ने चीन के 2 स्नाइपर को देख लिया था, लेकिन फायरिंग में उनकी राइफल उनसे दूर गिर गई थी। उन्होंने अपने साथी की राइफल उठाई और एक के बाद एक कर दोनों स्नाइपर्स को मार गिराया। चोला में एक और भारतीय फौजी था जिसने लड़ाई का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। उस फौजी का नाम था हवलदार तिनजोंग। चोला की लड़ाई में जब चीनी फौज हैवी मशीन गन से गोलियां बरसा रही थी, तो एक वक्त ऐसा आया, उस वक्त लगा कि भारत को बिना बैकअप के इस लड़ाई में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। और तब मोर्चा संभाला इन्हीं हवलदार तिनजोंग लामा ने। हवलदार तिनजोंग लामा ने आरसीएल यानी रिक्वायरलेस राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में तिनजोंग ने चीनी एचएमजी को तबाह कर दिया। इसके बाद चीनी बंकर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। यह चोला की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। तिनजोंग को इस बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार तिनजोंग की तरह पारू ने एमएमजी से बंकरों को तबाह कर चीनी सेना को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद चीन की तरफ से अचानक फायरिंग रुकने लगी, लेकिन भारत चीनी बंकरों को निशाना बनाता रहा। चीन ने सीज फायर का संकेत देते हुए आसमान में एक लाइट छोड़ी। इसके कुछ देर बाद लड़ाई थम गई। बस एक दिन की लड़ाई के बाद चोला पर भारतीय फौज का पूरी तरह कब्जा हो गया। वो बोल्डर जिसकी वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो भी भारतीय सीमा में आ चुका था। चोला की लड़ाई में भारत के 36 जांबाजों ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन चीन यहां भी बाज नहीं आया। उसने आज तक ये नहीं बताया कि चोला की लड़ाई में उसके कितने सैनिक शहीद हुए थे। 1967 की यह लड़ाई चीन को भारत की तरफ से करारा जवाब था। 1962 की जीत के बाद से बात बात में बंदर घुड़की देने वाले चीन ने सोचा था कि 1967 में वो नाथुला और चोला जैसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स भारत से छीन लेगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार चीन को भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि आज 50 साल बाद भी चीन नाथुला और चोला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नाथुला की तरह चोला में भी चीन ने अपनी आर्टिलरी तैनात की थी, लेकिन भीषण लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन उसने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाथुला में इंडियन आर्टिलरी ने जो तबाही मचाई थी वो उसे याद थी। उसी की वजह से चीन की बहुत बुरी हार हुई थी। नाथुला के बाद जब चोला की लड़ाई छिड़ी, तब तक चीन समझ चुका था कि अगर उसने वहां भी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया तो भारत भी उसका जवाब आर्टिलरी से देगा और वो उसे झेल नहीं पाएगा। 25 दिसंबर 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में एक नाथुला और चोला की लड़ाई पर रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इसका टाइटल था 1967 बैटल ऑफ नाथुला एंड चोला व्हेन इंडिया गेव चाइना ए ब्लडी नोज। इसी आर्टिकल में लिखा है कि नाथुला में भारत के जबरदस्त जवाब के बाद अगले 5 दशक तक इलाके में शांति बनी रही। 1967 की नाथुला और चोला वॉर के बाद दुनिया में भी यह स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि भारत चीन के आगे झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी हैवी रिसर्च के साथ बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। भारत चीन वॉर्स पर हमारी सीरीज का ये आखिरी वीडियो था। पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। मुझे उम्मीद है कि इससे उन छात्रों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और रिसर्च में उनका वक्त कम लगेगा जो भारत चीन युद्ध की फैक्चुअल जानकारी पढ़ना चाहते हैं, जो आगे उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उनमें वो काम आ सकते हैं। तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही दर्शकों से भी अपील है कि भाई इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सही और सटीक जानकारी जो है वो कोने कोने तक फैले और जो खासकर हमारे छात्र हैं वो इन जानकारियों को पढ़ सकें। तो उन्हें इसको इकट्ठा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो हम मेहनत कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव सब्सक्राइब नहीं किया है भाई उनसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी जो है आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। लिखा है जिसमें उसने बिना किसी चेतावनी के
भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। अब भारत के जवाब देने की बारी थी, लेकिन फायरिंग से काम नहीं चलता। चीन लगातार आर्टिलरी दाग रहा था। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात ये जो वीडियो शुरू में बोला कि मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये चोला और नाथुला लोग से बता रहे थे, ये दो एरिया जिनके 62 के बाद भी इंडिया और चाइना की कोई वार एक किस्म की हुई है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया का सबूत दिया, मुझे सबूत दिया कि 40 प्लस ये के 50 करीब चाइनीज़ मारे गए। मेरे तो मैं कहता हूँ ये शॉकिंग था। पहले तो यही मेरे लिए कि 67 में भी इंडिया की और चाइना की कोई वार हुई है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो थी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आ सकती कि वो अपने सोल्जर्स का भी नाम बता रहे थे, सामने वाले सोल्जर्स का भी बता रहे थे। लोग सर ने तो फिर एक एक पॉइंट को कवर किया, एक एक पॉइंट को कवर किया। तो हम जारी बात है, हम उस चीज़ पर तो नहीं बात कर सकते कि हाँ इतना ज़रूर किस किस एरिया में हुई, किस किस एरिया में चाइना ने मतलब कि कब्ज़ा करने की कोशिश की या कब्ज़ा किया हुआ है आज तक भी। वो नाथुला और चोला पर स्पेशली बड़ा अच्छी तरह खदेड़ा, और उस पर मैं लोग सर की भी बात नहीं करूँगा। जो उन्होंने फिर साथ सबूत दिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया के, उससे फिर ये चीज़ साबित होती है कि जो है ना 67 की वार में चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। पहली बात यह है कि जो 62 में था ना, क्योंकि चाइना इंडिया तैयार नहीं था। यही लोग सर ने बात की ना कि क्या कहते थे, नारा क्या था उसके बाद, चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब भाई भाई बोलते थे। जिस तरह आज पाकिस्तान को कह रहे हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, वान सोए, मतलब शहद से मीठी, इंडस से गहरी, हिमालय से ऊंची, वट एवर जो भी इस तरह का डायलॉग है पाकिस्तान में मशहूर, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और चाइना में इसे कहते हैं पाक चीन फ्रेंडशिप वान सो, ये इस तरह बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वाकई शॉकिंग थी। यही सुनकर पहले तो कि इंडिया और चाइना की 67 में वार हुई, और फिर जो सबूत फिर दिए हैं लोग ने, उसमें तो आप उनका आसानी नहीं कोई भी, जहाँ जहाँ से वो सबूत ढूंढ कर लाते हैं। सबूत की ज़्यादा बात रहेगी, बाकी मैंने अभी काफ़ी जो है ना बातें करनी, हारे जीते में बात की बात है। ये वॉर में कैमरा मैंने कहाँ से आया वहाँ पर, क्या मतलब? वो जो एक सोल्जर था, पता नहीं दो, जब वो बॉर्डर बना रहे थे, जाल वगैरह लगा रहे थे, तो एक चाइनीज जो फौजी है वो राइफल लेकर उनके ऊपर खड़ा हुआ था, इंडियन। हाँ, तो हर बात में उससे पहले भी एक पिक्चर दिखाई है, फोटो, कि जहाँ पर दो सोल्जर इंडियन सोल्जर होते हैं और उनके ऊपर जो 3 चाइनीज सोल्जर होते हैं उनके ऊपर बंदूक तान कर वो खड़े होते हैं राइफल तान कर। तो ये कैमरा मैन उस वक्त कहाँ से आ गया था? क्या ये शूटिंग मूवी की शूटिंग हो रही थी कि हर बात की जो है वो तस्वीरें ली जा रही हैं? एक मिनट, आपकी 60, ये तो 67 की बात है, 65 वार की वीडियोस बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? असल वीडियो जो है मेरे अजीज भट्टी की भी बनी, जब उन्होंने पुल पर दिफा किया, अभी तक मैंने नहीं देखी। असल वीडियोस भी हैं, पिक्स भी हैं, असल पिक्स भी हैं। और वीडियो में ये कौन सा सवाल है अजीबो गरीब? गरीब नहीं, ये मूवी अब मुझे पता है, कंफर्म हो चुका है कि इसी वॉर को देखते हुए जो पलटन मूवी बनी है वो बिल्कुल ऐसे ही बनी, सारी उसकी स्टोरी यही है। तो जो एक बात मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि मुख्तलिफ वेबसाइट का लोग सर हवाला देते रहे। ठीक है, इंडिया जीता, हमें हारा है, जीता, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, ना हमको इंडिया का हमारा है या ना हमारा कोई चाइना, हमने तो अपनी है बस। जब न्यूज़ आती है इंडिया के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, यूके के जो वेबसाइट है दी जो गार्डियंस की आती है, तो उस वक्त इंडियन मानते नहीं हैं क्योंकि इंडिया के खिलाफ होती है। अब लोग सर ने पता नहीं कहाँ से उठा कर दे दी हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया की उठा कर दे, कभी यूएसए की, कभी किसी कंट्री की उठा कर, यानी कि इस अगर जीते हुए हैं तो फिर कह रहे हैं कि ये सच है। जब इंडिया पर ब्लेम आया तो उस वक्त नहीं 1962 के बाद इंडिया हारा है तो सारे मानते नहीं, इंडियन मानते हैं ना। वहाँ किसी ने झूठ बोला है क्या? जब तक झूठ बोल, मेरी बात सुन ले, अगर झूठ बोला होता, जब बोलना होता उनको तो 62 में भी बोल लेते। क्यों नहीं बोला? क्योंकि पता कि जो सच है वो सच है, दुनिया के सामने होना चाहिए। इस चीज़ का क्रेडिट है इंडिया के पास। मैंने खान साहब की वीडियो देखी, उनके अंदर वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वजूहत बताई हैं
कि वजूहत क्या थे, किस वजह से आ रहे थे, मतलब वो तो एक अलग सी वजूहत जो भी थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो ये चीज़ मानते तो हैं कि हम 62 के बाहर आ रहे हैं, अब 67 के वो नहीं आ रहे, इसका सबूत दे रहे हैं। और ये सबूत सिर्फ ये नहीं कि वो अपने इंडियन बुक्स, अपने जो मेजर जनरल हैं, क्या नाम है वो, वीर चक्रवर्ती जिनको मिला हुआ है, मुश्किल से नाम याद है, नाम भी बड़े मुश्किल से ले रहे थे, उनकी लिखी बुक्स है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया से, मतलब फॉरेन मीडिया या लोगों की बुक्स से या उनकी बातों से भी उन्होंने ये चीज़ साबित किया है कि ये इंडिया जो है ये वार जीता है। अच्छा देखें कि जीता अलग जो मुझे पहले वाकई पता नहीं था कि 1962 के बाद भी कोई इंडिया और चाइना की कोई वार हुई है। मैंने शौक में रह गया। मैंने भी अभी ये देखी है और सारी मूवी को मुझे पता चला कि वाकई जो मूवी होती है उसमें इन दो इलाकों का जिक्र होता है और सारी की सारी स्टोरी चूल्हा और नथुला और वहाँ उसकी कौन सी मूवी है यार? पलटन मूवी है, पलटन मूवी है, बिल्कुल सारी स्टोरी यही है। आप दोबारा देख लें, जो लोग सर ने कहानी सारी बताई है। मुझे मूवीज देखने का वैसे इतना शौक भी कोई नहीं है। अच्छा, कभी देखा मैंने कोई मूवी देख रहा हूँ? मैं को आपके साथ फरिश्ता हूँ? नहीं, मैं शाहजहां नादर ही कभी कोई मूवी देखते नहीं, मुझे तो आप मेरे ख्याल तो मैं कौन सा करामत का आदमी हूँ। 4-5 साल हो गए कमोबेश मैं मूवी नहीं देखता। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन पहले भी इतनी नहीं देखता कोई अच्छी स्टोरी। इस तरह पुरानी मूवीज जिसमें अब मैं नाम दो चंद इंडियंस की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे सूर्यवंशम जो अमिताभ बच्चन साहब की थी, उसके बाद वो क्या नाम था आमिर खान की, पहले हाँ आमिर खान की 2-3 मूवीज़ अच्छी थी वो मैं देखता हूँ, जिसमें 3 इडियट देखी है, सितारे ज़मीन पर देखी है, मेरे जिनमें कुछ सबक होता है, तारे ज़मीन गई है, सितारे पीके देखी है, उसमें क्या सबक है? उसमें अच्छा सबक है। पीके देखी है, तारे ज़मीन पर देखी है, 3 इडियट देखी है, और ये एक उनकी लव स्टोरी थी, पहली मूवी शुरू में आई थी, एक थी क़यामत से क़यामत तक, और एक थी राजा हिंदुस्तानी। हाँ, वो राजा हिंदुस्तानी बड़े शौक से वो बड़ी मशहूर हुई थी। बस यही चल आमिर खान की फिल्में जो थी ना वो ज़्यादा अक्सर मैं देखता था, लेकिन अमिताभ बच्चन की भी एक ही देखी, वो जो सूर्यवंशम है वो मैंने देखी है। अच्छा, मूवीज की तरफ चले आपने बात की, मैं तो पहले भी नहीं देखता था, अब भी नहीं था, मुझे पलटन शल्टन का कोई पता नहीं कौन सी मूवी है या कैसी है, मुझे कोई उनका जीरो पता बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है, मूवीज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में तो सभी कुछ देखे जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितने सबूत आलोक सर ने 67 वार के दिए हैं, इनका किसी का एक तोड़ भी अगर है तेरे पास तो तू बता दे यार। नहीं यार, इधर समझ लेता है। मेरी बात सुने, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा कि तोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूँ कि जो है ना वो जीते होंगे, लेकिन मुझे डाउट था तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर कैमरामैन को घूम तो नहीं रहा, कोई शूटिंग तो मूवी की नहीं हो रही, जहाँ पर हर चीज़ की जो है वो तस्वीरें दिखाई जा रही हर बात पे, तो इस बात से मैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना वो उस मूवी की किसी मूवी की हो और इसके साथ कंपेयर की जा रही हो कि इस तरह हुआ था, ऐसा भी हो सकता है, ये बात मानने वाली है, लेकिन वॉर के दौरान इस तरह अनबिलीवेबल है। चलिए, वीडियो अच्छी थी, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर थी, लेकिन हम सारे नाम नहीं याद रख पाए, तो इसलिए सॉरी। कौन सा उनके मेजर थे, कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, सामने कौन से थे, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो थी। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।